Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started these lecture series, and these lectures are related to general knowledge. लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट कर लिया था. अब हम लोग जो है वो राइट साइड वाला पार्ट करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर में आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैंने more than 25 videos I had already uploaded in my YouTube channel. So yeah, if you are new in my channel, don't forget to go and watch those lectures series so that you'll learn more about our lectures and classes. Okay, I mean everything about the journal knowledge. Okay, और आपको ये पूरी जो है वो मिल जाएगी, क्या कहें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी. और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जो है जेंडर स्टडीज की. ओके, वो भी आप जाके देख सकते हैं. ओके, सो या without wasting your time, let's start our today's class. So the first question is dumping किसे कहते हैं. ओके, जल्दी से कर लेते हैं. और दूसरी बात ये कि आप इनको गौर से सुनिएगा क्योंकि आपका एंड में क्विज भी होगा. Dumping is so selling of the goods abroad at the price well below the production cost at the time at the home market price. Okay, अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि द प्रोसेस बाय विच द सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स products remain low in the domestic market, which beaches him better price prohibited by the रेगुलेशंस ऑफ द गेट. अब गेट का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो गेट का जो फुल फॉर्म है ना वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, जो क्रूशल है फॉर द मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में. ओके, और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था ताकि रिड्यूस करे बैरियर्स जो हैं, और लाइक टैरिफ्स लगाए जाते हैं या कोटाज लगाई जाती हैं, या ये इसलिए बनाया गया था कि ट्रेड को इजियर किया जाए या फोस्टर किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ को. ओके, जिसको ये बाद में इवॉल्व होके जो है वो WTO बना था, मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी गेट से. ओके, पहले यह था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. सो ये उस टाइम की बात हो रही है. राइट, सो अब डंपिंग का मतलब ये होता है कि जो सेल होती है ना गुड्स की बाहर, जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना अपनी गुड्स को, एट द प्राइस वेल बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट. अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है कि जितना भी खर्चा आता है ना प्रोडक्शन के दौरान, होती है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सस्ती चीजें सेल करेंगे ना फॉरेन मार्केट में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल हैव द लॉस. क्योंकि एटलीस्ट एक होता है ना ब्रेक इवन. ओके, या जितना आपने खर्चा किया है वो तो रिकवर होना. तो आपको प्रॉफिट तो भले ना हो, पर जितना खर्चा हुआ है, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने जो है वो कॉस्ट लगाई है, एटलीस्ट वो तो रिकवर होनी चाहिए. पर ये क्या बोल रहे हैं कि डंपिंग होती है वो सेल करना गुड्स को अब्रॉड एट द प्राइस वेल बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट से भी लो पे उनको क्या करना, सेल करना गुड्स को. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं कि द प्रोसेस बाय विच द सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट रिमेन्स लो. अब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, अब आप जो है वो सपोज करें मैन्युफैक्चर करें अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या रहता है, लो रहता है, रिमेन लो इन द डोमेस्टिक मार्केट में. आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट भी होती है उसमें भी वो क्या रहता है, लो रहता है. विच बेचेस हिम बेटर प्राइस, वो क्या करता है कि वो प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस ऑफ द गेट, वो उनको बेचेस करता है फॉर द बेटर प्राइस के लिए. प्रोहिबिटेड अब क्या होता है कि हर कोई ये चाहता है कि वो उनका जो आई मीन प्रोडक्ट है
वो क्या हो, सही कीमत में बिके। तो ये बेचेस में भी बेचते हैं इसको, ताकि उनको क्या हो कि अच्छी प्राइस मिल सके। ओके, जिसे आप एक, फॉर एग्जांपल सपोज एक स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है ना इंडस्ट्रीज में, वो इसलिए होती है ताकि उनकी प्राइस को जो है वो बेटर किया जाए। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। ओके, हेबीज कॉर्पस एक्ट, वो एक अलग टर्म है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस इसमें लार्ज एक बल्क में प्रोडक्शन होती है ताकि जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ओके, हैबीज कॉर्पस एक्ट जो है 1679 में, वो क्या करता है, स्टेट दैट नो वन was to be imprisoned without a writ or a warrant stating the charge against him, provided facilities to a prisoner to obtain either speedy trial or release in bail, safeguarded the personal liberties of the people against the arbitrary imprisonment by the king's order. अब हैबीज कॉर्प्स एक्ट है 1679 का, जो स्टेट करता है कि किसी को भी आप कैद नहीं कर सकते विदाउट एक वारंट के या रिट के। ओके, जो स्टेट करे कि उस पे चार्जेस क्या हैं, कौन से इस पे इल्जामात लगाए गए हैं, उनका गुनाह क्या है, उस पे चार्जेस क्या हैं। Provided facilities to the prisoner to obtain either speedy trial or release in bail। और वो क्या करे, उनको ये भी फैसिलिटी दे कि वो क्या करें, स्पीडी ट्रायल करवाएं या रिलीज हो बेल पे। ओके, बेल करवा सकते हैं। ओके, सेफगार्डेड द पर्सनल लिबर्टीज, इससे क्या होगा कि लोगों की जो आज़ादी है, पर्सनल स्पेस है ऑफ द पीपल अगेंस्ट द आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट, जो एक आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट होती थी ना, स्पेशली ये किंग्स करवाते थे, तो वो क्या हो सके उसके अगेंस्ट ये एक गार्ड है। ओके, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई पे। 8 मई पे क्या होता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे जो है वो मनाया जाता है। फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ओके, अब आप देख लें इसको कैसे पढ़ना है। ओके, फायर टेम्पल जो है ना, वो क्या है, एक प्लेस है वर्शिप का। तो ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है, ये एक पारसी रिलीजन का ये एक वर्शिप प्लेस है। कौन सा, फायर टेम्पल। ओके, ये पारसी रिलीजन का एक प्लेस फॉर वर्शिप है। ओके, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड है, मून इज अ velocity to get rid of earth's gravitational pull for safety with the गेम ऑफ फुटबॉल। अब फुटबॉल की गेम में ये ड्यूरेंट कप जो है वो एसोसिएटेड है। जैसे मून क्या करता है कि मून जो है इज अ वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ये किसके लिए मून की जो वेलोसिटी होती है, ताकि ये जान छुड़ा सके अर्थ की ये जो ग्रेविटेशनल पुल होती है ना, उससे फॉर द सेफ्टी विथ द गेम ऑफ फुटबॉल। और स्पेशली फुटबॉल की गेम में सेफ्टी के लिए ये जो हो रही होती है। ओके, लास्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन 1843 में। जो फर्स्ट, सॉरी, इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस हेल्ड हुई थी लंदन में 1843 में। ओके, इंटरनेशनल पीस कांग्रेस की बात हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने एमसीक्यूज वन लाइनर पहले भी हमने डिस्कस किया है, अभी फिर से कर रहे हैं। ओके, हॉकी was introduced in the
एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में हॉकी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1958 में टोक्यो में। ओके, 1958 in Tokyo. ESCAP stands for Economic and the Social Commission for Asia and Pacific. Okay, Economic and the Social Commission for the Asia and the Pacific. Asia and the Pacific. During the First Crusade, Crusaders reached Jerusalem and captured it in 1099 AD. अब क्या हुआ था, ये क्रूसेड जो थी या क्रूसेडर्स जो थे वो पहुंचे थे जेरूसलम में और कैप्चर किया था इन्होंने इसको कब? 1099 में। ओके, एडी में। डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग इज the only person to have won the two Nobel prizes. अब ये डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग जो है ना, वो ओनली सिर्फ और सिर्फ पर्सन है, ओनली पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, 2 बार नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया है। ओके, प्राइजेस इंडिविजुअली, एक तो केमिस्ट्री में 1954 में और दूसरा प्राइज पीस प्राइज कब? इन 62 में, 1962 में। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, तो वो है फर्स्ट, फ्री मार्केट is the market where the price of the commodity is determined by the free play of the forces of the supply and demand. ओके, फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइसेस किसी भी कमोडिटी की होती है ना, वो डिटरमिन होती हैं बाय द फ्री प्ले ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। सपोज करें, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी ना, ठीक है। और अगर सप्लाई कम, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होनी चाहिए। ओके, और इनका प्राइस से इम्पेक्ट देखते हैं कि अगर किसी चीज की हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे ना, तो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड को घटा देंगे और अल्टरनेटिव चीज की तरफ आ जाएंगे। तो फ्री मार्केट में बेसिकली क्या होता है ना, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, वही डिटरमिन करते हैं कमोडिटी की प्राइस को। ICAO stands for International Civil Aviation Organization. ओके, ये आप याद रख लें। Which country makes the एनटेक मिसाइल्स? ये कौन सी कंट्री है जो एनटेक मिसाइल्स बनाती है? वो फ्रांस है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो था चाइनीज इकोनॉमिक प्रोग्राम। ओके, चाइनीज इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ F-16 फाइटिंग फैल्कन? F-16 का नाम था फाइटिंग फैल्कन, एक्चुअल नेम F-16 का फाइटिंग फैल्कन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज नॉट बीन रेटिफाइड बाय द फ्रांस। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज नॉट बीन रेटिफाइड, और रेटिफाइड नहीं हुआ। ओके, यूरोपियन यूनियन का किसने नहीं किया रेटिफाई? फ्रांस से। In which month does the UN General Assembly usually meet every year? तो वो कब मिलते हैं हर साल? थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर को। ओके, अब ये थे हमारे वन लाइनर के क्वेश्चन। अब मैं आ जाती हूँ क्विज की तरफ क्विकली। ओके, ओके, तो हम लोग इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करेंगे। ESCP स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये तो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। अब दूसरे की तरफ आ जाते हैं। अब देखें, इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ओके, क्रूसेडर्स कैप्चर्ड द जेरूसलम ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड इन। सो क्रूसेड ने क्या किया, कैप्चर किया जेरूसलम को ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड इन
1099. Okay. Who won the Nobel Prize individually? Okay, तो वो लिनस लिनस कार्ल पॉलिंग थे. ओके. फ्री मार्केट किसे कहते हैं? वेयर द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस. ओके. ICAO stands for International Civil Aviation Authority. ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, वो है एंड में ऑर्गेनाइजेशन. ओके. Antique missiles are manufactured by France. You have the idea about that. Okay. The Great Leap Forward was Chinese economic program. Great Leap Forward was a Chinese economic program. Okay. Actual name of F-16 was Fighting Falcon. Yes. Constitution of the European Union has not been ratified by France. Yes. UN General Assembly usually meet every year in three on um, third Tuesday of September को. Okay. So this was all about today's quiz. आपकी कितनी मार्क्स आई या कितना आपने रिटेन किया या कुछ भी आपको अगर सीखने को मिला हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर्स.